चलो तो नेक्स्ट जो हार्मोन है हमारा, नेक्स्ट हार्मोन है गिबरलिक एसिड। तो जो आपने प्लांट हार्मोन है, प्लांट हार्मोन में हमने ऑक्सिन और साइटोकाइन कल पढ़ा था। तो गिबरलिक एसिड जो होता है आपका, ये सेकंड ग्रुप ऑफ हार्मोन है। और गिबरलिन जो है, ये वर्ड आया है फ्रॉम दी फंजाई गिबरेला फिजिकोराई। तो इन चाइना यहाँ पे राइस प्लांट के ऊपर पर्टिकुलर डिसीज़ जो है ये कॉज करता था आपका गिबरेला फिजिकोराई, जो प्लांट हाइट जो है इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाता था बट सीडलिंग को इंड्यूस नहीं होने देता था। तो यहाँ पे राइस प्लांट जो है, यहाँ पे सीड प्रोडक्शन इनहिबिट किया जाता था बट इसका जो हाइट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ता था। तो राइस प्लांट ग्रो टॉल बट एलिमिनेट सीड प्रोडक्शन, दैट डिसीज कॉल्ड एज फुलिश सीडलिंग और बकेनी डिसीज। तो फुलिश सीडलिंग और बकेनी डिसीज जो है, इसको स्टडी करने के बाद में फाइनली यहाँ पे आपका जो फंजाई है, जो पर्टिकुलर फैक्टर को प्रोड्यूस करता था, जो रिस्पॉन्सिबल था आपके राइस प्लांट के हाइट को बढ़ाने के लिए, बट ये आपके सीडलिंग को इनहिबिट करता था। तो जो ये आपका फंजाई आपके राइस प्लांट को इन्फेक्ट करता है, इसको बोला जाता है गिबरेला फिजिकोराई। और ये प्रोड्यूस करता था एक पर्टिकुलर फैक्टर जिसको अपन ने बोल दिया गिबरलिन। ठीक है। तो गिबरलिन जो है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के हम गिबरलिन पढ़ने वाले हैं। तो गिबरलिन A1 हो गया, गिबरलिन A3 हो गया, A9 हो गया। ठीक है। तो गिबरलिन जो है, इसमें फर्स्ट अगर आपको यहाँ पे गिबरलिन का बायोसिंथेसिस अगर पढ़ना है, तो गिबरलिन का बायोसिंथेसिस जो है, गिबरलिन्स आर टेट्रासाइक्लिक डायटर्पिनॉइड्स मेड अप ऑफ 4 आइसोप्रिनॉइड यूनिट। तो गिबरलिन जो है ये आपका डायटर्पिन है। डायटर्पिन का मतलब होता है जिसके पास में 10 कार्बन है। ठीक है। तो ये टर्पीन है जिसके पास 20 कार्बन है। तो 10 कार्बन का अगर कोई टर्पीन है तो उसको मोनोटर्पीन बोला जाता है, और 20 कार्बन का अगर टर्पीन है तो उसको डायटर्पीन बोला जाता है। तो डायटर्पीन्स मतलब ये आपका गिबरलिन 20 कार्बन का बना है, और 20 कार्बन का अगर ये बना है तो इसका मतलब आपको टर्पीन का सिंथेसिस करना है तो ये करना पड़ता है आइसोप्रिनॉइड यूनिट से। आइसोप्रिनॉइड यूनिट जो है ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका IPP, दैट इज आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट, और दूसरा होता है डाईमिथिल एलाइल पायरोफॉस्फेट। तो डाईमिथिल एलाइल पायरोफॉस्फेट जो है, इसको हमने पढ़ा था साइटोसिन के साइटोकाइनिन के बायोसिंथेसिस में। तो आइसोप्रिनॉइड यूनिट जो है, ये आइसोप्रिनॉइड यूनिट आपका 5 कार्बन का होता है। तो 5 कार्बन का आइसोप्रिनॉइड यूनिट है, और आपको 20 कार्बन का टर्पीन अगर सिंथेसिस करना है तो उसके लिए आपको 4 आइसोप्रिनॉइड यूज़ कर 4, तो यहाँ पे 4 आइसोप्रिनॉइड यूनिट को यूज़ किया जाता है। उसके बाद में टर्पिनॉइड बायोसिंथेटिक पाथवे अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे, तो हमने बोला है कि ये आपका आइसोप्रिनॉइड यूनिट से सिंथेसिस होता है, और आइसोप्रिनॉइड यूनिट से अगर आपको इसको सिंथेसाइज करना है तो पहले टर्पिनॉइड पाथवे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका जिरानिल पायरोफॉस्फेट ये कहाँ से आया? तो आपका जिरानिल पायरोफॉस्फेट जो है, ये आपके 4 आइसोप्रिनॉइड यूनिट से मिलके आया है। ठीक है। तो ये 4 IPP यूनिट और आइसोप्रिनॉइड यूनिट जो है, इसको मिला के अपन ने जिरानिल पायरोफॉस्फेट का सिंथेसिस किया। जिरानिल पायरोफॉस्फेट जो है, इसका सिंथेसिस होने के बाद में जिरानिल पायरोफॉस्फेट आपका जो प्लास्टिड में प्रेजेंट है, ये आपके प्रोप्लास्टिड होते हैं। प्रोप्लास्टिड का मतलब जिनका मैचुरेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो जो प्रोप्लास्टिड है, ये प्रोप्लास्टिड का सिंथेसिस
होने प्रोप्लास्टिड में जिरानिल पायरोफॉस्फेट का सिंथेसिस होने के बाद इसका कन्वर्शन किया जाता है आपके एंट कॉरिन में। एंट कॉरिन जो है आपका ये इंटरमीडिएट है और एंट कॉरिन आपका एंटर करता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। बट एंट कॉरिन जब तक आपके पास में नहीं बनता तब तक आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बाकी के स्टेप कैरिड आउट नहीं कर सकते। तो एंट कॉरिन जो है ये आपका एंटर करेगा आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और एंट कॉरिन इज कन्वर्टेड इनटू Ga12 अल्डिहाइड। तो Ga12 अल्डिहाइड जो है ये आपका फर्स्ट गिबरलिन हो गया। तो प्रिकर्सर ऑफ ऑल गिबरलिन जो है ये होता है Ga12 अल्डिहाइड फॉर्म। Ga12 अल्डिहाइड फॉर्म जो है ये कन्वर्ट होता है आपका Ga12 में। Ga12 जो है ये फिर आपका कन्वर्ट होता है Ga53 में। तो ये आपका हाइड्रोक्साइलेशन करता है। तो हाइड्रोक्साइलेशन करने के बाद Ga12 जो है Ga53 में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आपका Ga12 जो है ये आपका कन्वर्ट होगा आपके नेक्स्ट गिबरलिन में। तो Ga53 भी आपका नेक्स्ट गिबरलिन में कन्वर्ट होगा। तो Ga12 जो है ये आपका साइटोसोल में एंटर करता है, Ga53 भी साइटोसोल में एंटर करता है और उसके बाद में उसके ऊपर एंजाइम ऐड करता है Ga20 ऑक्सीडेज। तो Ga20 ऑक्सीडेज जो है ये 20 कार्बन के ऊपर रिएक्शन स्टार्ट करेगा। तो 20 कार्बन के ऊपर अगर आपका रिएक्शन स्टार्ट होता है तो फर्स्ट जो आपका CH2 है या CH3 है इट इज़ कन्वर्ट इनटू CH2OH। CH2OH जो है ये फिर आपका कन्वर्ट होगा अल्डिहाइड फॉर्म में आफ्टर कैटालिसिस ऑफ सेम एंजाइम। उसके बाद में Ga20 ऑक्सीडेज फिर से अगर एक्ट करता है आपके 20 नंबर के कार्बन के ऊपर तो अल्डिहाइड फॉर्म इज कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक फॉर्म और फाइनली आपका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो यहाँ पे आपका जो Ga12 है ये Ga12 कन्वर्ट होता है Ga15 में, Ga15 कन्वर्ट होता है Ga24 में और Ga24 कन्वर्ट होता है Ga9 में। तो Ga9 इज डिराइव्ड फ्रॉम द Ga12। उसके बाद में अगर आप 53 की बात करते हो तो 53 की अगर आप बात कर रहे हो तो इस केस में आपका जो Ga53 है ये Ga53 इज करेंट टू Ga54, Ga54 इज करेंट टू Ga19 एंड Ga19 इज करेंट टू Ga20। तो Ga53 से आपका Ga20 डिराइव्ड हो रहा है। Ga20 जो है ये इसके ऊपर अगर एंजाइम एक्ट करता है Ga3 ऑक्सीडेज तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा Ga1 में। तो Ga1 में ये इसका कन्वर्शन हो जाएगा तो आपका Ga9 जो है इट इज़ करेंट टू Ga4। तो एक्टिवेशन के लिए आपको Ga3 ऑक्सीडेज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे दो एंजाइम्स आपके काम कर रहे हैं, एक Ga20 ऑक्सीडेज और आपका Ga3 ऑक्सीडेज। Ga20 ऑक्सीडेज जो है ये आपका Ga9 एंड Ga20 बनाता है फ्रॉम द Ga12 एंड 53 रिस्पेक्टिवली। तो उसके बाद में आपका जो Ga9 है ये कन्वर्ट होता है Ga4 में और Ga20 जो है ये कन्वर्ट होता है आपके Ga1 में जो आपके एक्टिव गिबरलिन्स होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव गिबरलिन जो है इसमें है आपका Ga4 एंड 1। ठीक है, उसके बाद में और एक एंजाइम यहाँ पे आपको दिख रहा है Ga2 ऑक्सीडेज। Ga2 ऑक्सीडेज जो है ये Ga2 ऑक्सीडेज अगर एक्ट करता है तो Ga9 का कन्वर्शन हो जाएगा Ga51 में और Ga20 का कन्वर्शन हो जाएगा 29 में। तो Ga4 जो है इट इज़ करेंट टू Ga24 एंड Ga1 इज करेंट टू Ga8 जो आपके इनएक्टिव फॉर्म होते हैं गिबरलिन्स के। तो यहाँ पे आपको तीन एंजाइम याद रखने हैं, एक Ga20 ऑक्सीडेज, दूसरा आपका Ga3 ऑक्सीडेज और तीसरा आपका Ga2 ऑक्सीडेज।
उसके बाद में गिबरलिन आर सिंथेसाइज बाय टर्पिनाइड पाथवे जो है, इसमें अपन ने ये 3 स्टेजेस पढ़े, जिसमें आपका फर्स्ट स्टेज होता है प्लास्टिड में, सेकेंड होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और स्टेज 3 होता है आपके साइटोसोल में। तो इन दिस वे आपका जो टर्पिनाइड पाथवे है, इसके थ्रू अपन गिबरलिन का सिंथेसिस कर सकते हैं, और गिबरलिन आपका 3 साइड पे सिंथेसाइज्ड किया जाता है, या इसका मेटाबॉलिक पाथवे जो है ये 3 साइड पे प्रेजेंट होता है विदाउट प्रोप्लास्टिड। मतलब जो आपका प्रोप्लास्टिड है ये इमैच्योर टिश्यू में प्रेजेंट होता है। तो विदाउट प्रोप्लास्टिड आप एंड काउरिन का सिंथेसिस नहीं कर सकते, और एंड काउरिन अगर आपका नहीं बनता तो आपका गिबरलिन यहाँ पे सिंथेसिस नहीं हो सकता। इसलिए गिबरलिन जो है ये आपका इमैच्योर टिश्यू में ही सिंथेसिस होता है। तो इमैच्योर टिश्यू में ही सिंथेसिस क्यों होता है? क्योंकि आपका इमैच्योर टिश्यू जो है इसमें प्रोप्लास्टिड जो है इसका मैच्योरेशन नहीं हुआ रहता। ठीक है, तो इमैच्योर टिश्यूज़ में आपके प्रोप्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए गिबरलिन का बायोसिंथेसिस आपका इमैच्योर टिश्यू में होगा या यंग टिश्यू में होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो J20 ऑक्सीडेज है, ये आपका कार्बन 20 के ऊपर ऑक्सीडेशन करता है, जिसमें आपका J53 एंड J20 जो है इसका अगर आपका ऑक्सीडेशन अगर होता है आपके कार्बन 20 पोजीशन के ऊपर, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है CO2 को रिमूव करने के लिए। तो J3 ऑक्सीडेज जो है ये आपका 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की तरह काम करता है, और ये कार्बन 3 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करता है। तो कार्बन 3 के ऊपर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करेगा जो आपके एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में J2 जो है, J2 ऑक्सीडेज जो है ये आपके Ga1 या बाकी के गिबरलिन जो है इसको इनएक्टिवेट करता है। तो ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करता है ऑन दी C2 पोजीशन, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनएक्टिवेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद में गिबरलिन्स में भी कोवेलेंटली लिंक टू शुगर। तो जैसे अपन ने ऑक्सिन का पढ़ा है, जैसे अपन ने साइटोकाइन का पढ़ा है, वैसे ही आपका गिबरलिन जो है ये भी आपका शुगर के साथ में लिंक पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में गिबरलिन जो है ये अगर आपका प्लांट के हाइट को बढ़ाने के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए इसके सिंथेसिस के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है LELL या LE जीन। ठीक है, LE आपका डोमिनेंट हो सकता है या फिर रिसेसिव हो सकता है। अगर ये डोमिनेंट है तो ये 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज का सिंथेसिस करेगा जो एक्टिवेट करता है आपके गिबरलिन्स को। अगर आपके पास में एक भी LE जीन है, कैपिटल LE जीन है, तो ये 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज का सिंथेसिस करेगा। 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज का अगर ये सिंथेसिस करता है तो एक्टिव गिबरलिन्स बनेंगे। अगर एक्टिव गिबरलिन्स अगर बनते हैं तो आपका जो प्लांट है इसका हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आपके पास में एक भी कैपिटल LE जीन नहीं है तो एक्टिव गिबरलिन्स का सिंथेसिस नहीं होता, और यहाँ पे प्लांट का हाइट आपका नहीं बढ़ेगा। तो कैपिटल LE जो है इसको अभी अपन बोलते हैं कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है ना, तो कैपिटल T मतलब कैपिटल LE जीन जो डोमिनेंट होता है, और स्मॉल LE का मतलब स्मॉल t जीन जो आपका रिसेसिव होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट गिबरलिन आर बायोसिंथेसिस इन अपाइकल टिश्यू। जैसे अपन ने बोला था कि ये आपका इमेच्योर टिश्यू या अपाइकल टिश्यू में ही क्यों सिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि आपको एंड काउरिन का सिंथेसिस करने के लिए प्रोप्लास्टिड की ज़रूरत होती है, और प्रोप्लास्टिड आपका अपाइकल टिश्यू में ही प्रेजेंट हो सकता है। अब गिबरलिन जो है इसका सिंथेसिस जो है ये अलग अलग कंडीशन में किया जाता है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है ये आपके गिबरलिन के ट्रांसक्रिप्शन को
रेगुलेट करती है। फॉर एग्जांपल लाइट जो है, ये लाइट आपके जी बायोसिंथेसिस को रेगुलेट करती है। फोटो पीरियड जो होता है आपका, तो फोटो पीरियड भी आपके जी बायोसिंथेसिस को रेगुलेट करेगा। उसके बाद में पर्टिकुलर स्टार्च स्टोरेज या फूड स्टोरेज जो रहेगा, ये भी आपका फोटो पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आपका वो जी रेगुलेट करता है। और आपके जी बायोसिंथेसिस जो है, इसके ऊपर टेम्परेचर का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास में कि अगर आप समर सीज़न में अगर कोई भी वेजिटेबल्स लेते हो, जैसे स्पिनच लेते हो, तो उसका हाइट जो है ये आपका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डे लेंथ जो है उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा होता है। और अगर लॉन्ग डे अगर है तो उस केस में आपका गिबरलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और गिबरलिन का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है तो प्लांट की हाइट ज़्यादा बढ़ती है। अगर विंटर की बात करते हैं अपन, तो विंटर में आपका स्पिनच जो है उसका हाइट ज़्यादा नहीं होता। तो जो आपका स्पिनच है इसका हाइट ज़्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि आपका जो शॉर्ट डे है, मतलब विंटर सीज़न है, उस केस में गिबरलिन का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, तो इन दिस वे आपका जो गिबरलिन है, इसके बायोसिंथेसिस को आपका जो फोटो पीरियड है ये रेगुलेट करता है, लाइट रेगुलेट करता है, और आपका टेम्परेचर रेगुलेट करता है। ऑक्सिन जो है ये गिबरलिन बायोसिंथेसिस को प्रमोट करता है। तो गिबरलिन बायोसिंथेसिस को प्रमोट कैसे करता है, तो ऑक्सिन जो है ये GA3 ऑक्सीडेज एंड GA20 ऑक्सीडेज को इंड्यूस करेगा। और GA3 ऑक्सीडेज एंड GA20 ऑक्सीडेज जो है इसको एक्टिवेट करने के बाद में आपका ये GA4 and 1 का प्रोडक्शन करेगा, मतलब एक्टिव गिबरलिन का प्रोडक्शन करेगा, जिसको इनएक्टिवेट कर सकता है GA2 ऑक्सीडेज। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। अब ऑक्सिन अगर प्रमोट करता है गिबरलिन बायोसिंथेसिस को, तो इसका मतलब वो उस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जो आपके एक्टिव गिबरलिन के बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक्टिव गिबरलिन जो है इसके बायोसिंथेसिस के लिए GA3 ऑक्सीडेज एंड GA20 ऑक्सीडेज, ये दो आपके जो एंजाइम हैं ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, और इसको आपका ऑक्सिन ही एक्टिवेट करेगा। तो GA4 and 1 जो है ये इसको इनएक्टिवेट करने के लिए आपके पास में GA2 ऑक्सीडेज होता है, जिसको ऑक्सिन क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि ऑक्सिन जो है ये आपके गिबरलिन बायोसिंथेसिस को प्रमोट करता है। उसके बाद नेक्स्ट, गिबरलिन जो है इट स्टिमुलेट सेल इलोंगेशन एंड सेल डिवीजन। तो ये आपका सेल इलोंगेशन एंड सेल डिवीजन को इंड्यूस करेगा। उसके बाद में आपको ऑक्सिन के बाद यहाँ पे सेल वॉल एक्सटेंसिबिलिटी पढ़नी है, बट विदाउट एसिडिफिकेशन। हमने ऑक्सिन के केस में पढ़ा था विथ एसिडिफिकेशन। तो आपका जो ऑक्सिन है ये ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ में बाइंड होता था, ABP1 के साथ में बाइंड होता था, और बाइंड होने के बाद में वो आपका हाइड्रोजन एटीपेज के जीन को एक्सप्रेस करता था, एज वेल एज आपके हाइड्रोजन एटीपेज को भी एक्टिवेट करता था। तो जब आपका pH जो है ये डिक्रीज हो गया या फिर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया सेल वॉल में, तब एक्सपांसिन एक्टिवेट होता है और आपका सेल वॉल जो है एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपका जो गिबरलिन है ये सेल वॉल एक्सटेंसिबिलिटी से सेल को इलोंगेट तो करता है, बट विदाउट एसिडिफिकेशन। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व हो गया, तो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है ज़ाइलोग्लूकन इंडो ट्रांस ग्लाइकोजाइलेज XET, जो आपके सेल वॉल एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका जो XET एंजाइम है ये यहाँ पे आपका काम करेगा, जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपके सेल वॉल एक्सटेंशन के लिए। उसके बाद में गिबरलिन जो है इट रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सेल साइकिल काइनेज। तो सेल साइकिल काइनेज जो अपन CDK काइनेज है ये रेगुलेट करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन में। उसके बाद में हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट पोर्शन है गिबरलिन में आपका सिग्नल ट्रांजैक्शन इन सीरियल एलेरोन लेयर ऑफ सीड। तो यहाँ पे देखो जो आपका सीड एम्ब्रियो होता है, ये सीड एम्ब्रियो का जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है गिबरलिन हार्मोन।
गिबरलिन हार्मोन जो है इसका सिंथेसिस अगर आपको करना है तो उसके लिए सिग्नलिंग करनी पड़ती है। गिबरलिन हार्मोन जो है ये आपका ड्यूरिंग जर्मिनेशन प्रोड्यूस किया जाता है। तो जब सीड एक्टिवेट होता है और फाइनली जर्मेट होना स्टार्ट होता है तब आपका गिबरलिन एम्ब्रियो प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। गिबरलिन अगर एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है तो जहाँ पे हमने फूड को स्टोर करके रखा है, मतलब कॉटिलोडॉन हो गया या एंडोस्पर्म हो गया, यहाँ पे आपका जो न्यूट्रेंट है इसको अपन ने स्टोर करके रखा है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च को अगर आपने स्टोर किया है तो स्टार्च को आपको डिग्रेड भी करना पड़ेगा। तो स्टार्च डिग्रेड होगा तब ग्लूकोज रिलीज होगा, और ग्लूकोज रिलीज होगा तब जाके एम्ब्रियो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे जर्मिनेशन के लिए एम्ब्रियो क्या करता है, गिबरलिन का प्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे आपका जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आपका एंडोस्पर्म है, तो ये आपका एम्ब्रियो है, तो ये आपका एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आपको जो एंडोस्पर्म है यहाँ पे अलग अलग लेयर है, जैसे आपका आउटर लेयर टेस्टा पेरिकाफ, उसके बाद में एलुरोन लेयर, उसके बाद में आपका है स्टार्ची एंडोस्पर्म। तो एलुरोन लेयर जो है इसके सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है रिसेप्टर फॉर द गिबरलिन। तो अभी देखो गिबरलिन किसने प्रोड्यूस किया, तो एम्ब्रियो ने। कहाँ पे रिलीज किया, तो स्टार्ची एंडोस्पर्म में थ्रू दी स्कूटेलम। तो स्कूटेलम से आपका जो गिबरलिन है डिफ्यूज होता है इनटू स्टार्ची एंडोस्पर्म। गिबरलिन आपका जाके बाइंड हो जाता है आपके एलुरोन लेयर के सेल के साथ। तो एलुरोन लेयर जो है इसके सेल के साथ में आपका जो गिबरलिन है ये बाइंड हो गया। तो ये आपका एलुरोन लेयर है, ये आपका एलुरोन लेयर है, और यहाँ पे आपका जो गिबरलिन है ये आके बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद में अब सिग्नलिंग देखो कैसे स्टार्ट हुई। गिबरलिन जो है ये गिबरलिन बाइंड हो गया। गिबरलिन बाइंड होने के बाद में आपका यहाँ पे ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। जी प्रोटीन आपका जीटी फॉर्म में आने के बाद ये अलग अलग पाथवे को एक्टिवेट करता है, जिसमें से आपका कैल्शियम डिपेंडेंट मतलब आपका IP3 मीडिएटेड पाथवे हो सकता है, या फिर DAG मीडिएटेड जिसको अपन बोलते हैं कैल्शियम इंडिपेंडेंट पाथवे, जो जीन एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, या आपके प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जी अल्फा प्रोटीन जो है ये क्या करेगा, आपके फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट करेगा, जो आपके IP3 और DAG को प्रोड्यूस करेगा। IP3 आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम आयन को इंड्यूस करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन आपका प्रोड्यूस होने के बाद कैल्शियम जो है यहाँ पे आपका कैल्शियम सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट करेगा। सेकेंडरी मैसेंजर जो है ये आपका सेकेंडरी मैसेंजर कैल्शियम आयन अगर है तो ये आपके कोई तो भी दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, जो आपका बाइंड होता है किसके साथ में, डेला रिप्रेसर के साथ में। तो ये आपका इफेक्टर प्रोटीन जो है आपके गिबरलिन सिग्नलिंग पाथवे का, ये आपका इफेक्टर प्रोटीन जाके बाइंड हो गया किसके साथ में, आपके डेला रिप्रेसर के साथ। डेला रिप्रेसर के साथ में बाइंड होने के बाद में ये यहाँ से डिसोसिएट होता है। डेला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ गिबरलिन एसोसिएटेड जीन। तो यहाँ पे गिबरलिन एसोसिएटेड जीन का एक्सप्रेशन इनहिबिट करने के लिए आपका डेला होता है, और डेला तब तक वहाँ पे रहता है जब तक आपका सिग्नलिंग स्टार्ट नहीं होता। तो डेला जो है ये एक बार डिसोसिएट होने के बाद में इसका यूबिक्विटिन मीडिएटेड पाथवे से डिग्रेडेशन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका डेला अगर डिसोसिएट होता है तो RNA पॉलीमरेज रिक्रूट होगा, और GAMYB जीन जो है इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में अपन इस mRNA को भेजते हैं कहाँ पे, साइटोसोल में, और साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट करने के बाद में mRNA का अपन ट्रांसलेशन करेंगे, और ट्रांसलेशन अगर आप करते हो तो आपको मिल जाएगा GAMYB प्रोटीन, जो आपका एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह अगर काम कर रहा है तो ये जाएगा न्यूक्लियस में वापस, और पर्टिकुलर जीन के रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ में बाइंड हो जाएगा। तो ये अल्फा अमाइलेज जीन के साथ में बाइंड होता है, और फाइनली इसका ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट करता है। अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है
तो फिर से आपको mRNA मिलेगा। mRNA को फिर से लाएंगे साइटोसोल में लाने के बाद में वो राइबोसोम के साथ में बाइंड होगा, और अल्फा अमाइलेज सिक्रेटरी प्रोटीन है, इसलिए इसका सिंथेसिस होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर ये आपका वेसिकल में पैक होगा, गोल्गी के पास में जाएगा, गोल्गी से वेसिकल बाहर निकालेगा, और फाइनली आपका ये मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज़ होगा। तो मेम्ब्रेन के साथ में अगर ये फ्यूज़ होता है तो अल्फ़ा अमाइलेज जो है ये रिलीज़ किया जाएगा कहाँ पे, तो ये रिलीज़ किया जाएगा स्टार्ची इंडोस्पर्म में। तो हमने जो ये इमेज पढ़ी थी, तो आपका एडोरोन लेयर क्या कर रहा है, एंजाइम रिलीज़ कर रहा है अल्फ़ा अमाइलेज इन द स्टार्ची इंडोस्पर्म। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब आपका अल्फ़ा अमाइलेज यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा। रिलीज़ करने के बाद में यहाँ पे स्टार्च आपका डिग्रेड होगा, स्टार्च डिग्रेड होने के बाद में शुगर रिलीज़ होगा, और शुगर को थ्रू द स्कूटेलम आपका जो एम्ब्रियो है ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इन दिस वे आपका जो ये गिबरलिन सिग्नलिंग है ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन है हमारा इथाइलिन। इथाइलिन जो है ये इथाइलिन प्लांट के सभी पार्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अपन ने बोला था ऑक्सीजन जो है ये आपका अपाइकल मेरिस्टम प्रोड्यूस करता है, लीफ प्रोड्यूस कर सकता है, यंग लीफ या फ्रूट प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद में साइटोकाइनिन जो है ये साइटोकाइनिन आपका बेसल टिश्यू प्रोड्यूस करता है, और उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम द रूट टू द शूट थ्रू द जाइलम। उसके बाद में गिबरलिन पढ़े अपन ने, और गिबरलिन जो है इसका सिंथेसिस होता है फिर से अपाइकल रीजन में। बट इथाइलिन जो है, इथाइलिन आपका सभी टिश्यू प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और इसका प्रोडक्शन डिपेंड करता है टाइप ऑफ टिश्यू के ऊपर और उसके स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर। अगर मेरे यहाँ पे अपन बात कर रहे सभी पार्ट्स की, तो आपका इथाइलिन प्रोडक्शन के लिए आपको पर्टिकुलर सिग्नल भेजना पड़ता है, तभी आपके ये जो प्लांट के पार्ट्स है ये इथाइलिन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट इथाइलिन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। मेरिस्टेमेटिक रीजन एंड नोडल रीजन जो होता है ये आपका मोस्ट एक्टिव इथाइलिन बायोसिंथेसिस करता है। ठीक है, उसके बाद में इथाइलिन प्रोडक्शन जैसे अपन ने बोला कि एक पर्टिकुलर आपको सिग्नल देना पड़ता है, तो उसमें आपका लीफ एब्सेशन आ गया, तो लीफ एब्सेशन करना है या फिर सेनेसेंस कंडीशन है, तो इस कंडीशन में आपका जो इथाइलिन प्रोडक्शन है ये बढ़ जाता है। जैसे अपन बोलते हैं कि आपका जो एब्सेशन है इसका मतलब होता है शेडिंग ऑफ लीफ और फ्रूट फ्रॉम द प्लांट, और जब आपका फ्रूट का शेडिंग होता है मतलब उसका राइपनिंग हो रहा है या वो राइपेंड फ्रूट है, और राइपेंड फ्रूट जो है इसमें इथाइलिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर स्ट्रेस कंडीशन फॉर एग्जांपल प्लांट डैमेज हो गया है तो वाउंड कंडीशन भी इथाइलिन बायोसिंथेसिस को क्या करता है, इंड्यूस करता है। तो इसमें अलग अलग स्ट्रेस कंडीशन आती है, जैसे फ्लूडिंग हो गई, चिलिंग हो गई, डिसीजेस हो गए, टेम्परेचर बढ़ता है, या फिर ड्रॉट स्ट्रेस आता है, तो वहाँ पे इथाइलिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मतलब आपका इथाइलिन जो है ये स्ट्रेस कंडीशन में प्रोड्यूस किया जाता है। इथाइलिन जो है या इसका अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो आपका जो इथाइलिन है ये लाइट वेट होता है, इसलिए ये आपका गैशियस हार्मोन है। उसके बाद में ये आपका ऑक्सीडेशन इसका होता है इनटू द इथिलीन ऑक्साइड। उसके बाद में ये आपका इथिलीन ग्लाइकॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है। इन मोस्ट प्लांट टिश्यू इथाइलिन कैन बी कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू CO2 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इथाइलिन जो है ये आपका इथाइलिन ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। इथाइलिन ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अगेन ऑक्सीजन इज कन्वर्ट टू ऑक्सैलिक एसिड, एंड ऑक्सैलिक एसिड अगर ऑक्सीडाइज होता है तो इट इज कन्वर्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
तो इथिलीन आपका जो है ये गैशियस हार्मोन होने के कारण ये आपका इजीली रिलीज हो सकता है फ्रॉम द टिश्यू, और ये आपका डिफ्यूज होता है इनटू द एयर एंड नियर बाय टिश्यू, ठीक है। उसके बाद में इथिलीन जो है ये इसका बायोसिंथेसिस अगर आपको पढ़ना है तो इथिलीन बायोसिंथेसिस में फर्स्ट कि आपका जो मिथ्योनिन है इसका कन्वर्शन होगा एस एडिनोसिल मिथ्योनिन में बाय द एंजाइम एडिनोसिल मिथ्योनिन सिंथेटेज। तो इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी जो है ये आपका एडिनोसिन को यहाँ पे आपका डोनेट करेगी, तो एडिनोसिन आपका लिंक हो जाएगा मिथ्योनिन के साथ, तो ये बन जाएगा एस एडिनोसिल मिथ्योनिन। एस एडिनोसिल मिथ्योनिन के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा एसएसी सिंथेज, तो आपका ये बन गया 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ACC। ACC के ऊपर ACC ऑक्सीडेज अगर एक्ट करता है तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इथाइलिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इथाइलिन जो है ये प्रोड्यूस हो गया है। उसके बाद में आपका जो ACC सिंथेज एंजाइम है इट इज़ रेगुलेटेड बाय दी नंबर ऑफ कंडीशन। फॉर एग्जांपल इनिबिट होता है इन प्रेजेंस ऑफ AOA एंड AVG जो इसके इनिबिटर्स होते हैं। तो प्रमोट कौन करता है, तो प्रमोट करता है आपके फ्रूट राइपनिंग, फ्लावर सेनेसेंस, इंडोल एसिटिक एसिड, वाउंडिंग, चिलिंग इंजरी, ड्रॉट स्ट्रेस एंड फ्लूडिंग। उसके बाद में आपका जो इथिलीन ACC ऑक्सीडेज है इसके सिंथेसिस को प्रमोट राइपनिंग करता है। तो ये दोनों भी एंजाइम जो है इसको प्रमोट कर रहा है राइपनिंग। तो आपका जो ACC सिंथेस है ये मोस्ट रेगुलेटरी है, मतलब मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स इसको क्या कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं। इनिबिट कर रहा है इसको आपका कोबाल्ट आयन, और अनएरोबिक कंडीशन या फिर टेम्परेचर अगर आप बहुत कम रखते हो तो वो कंडीशन ACC ऑक्सीडेज जो है इसको क्या करता है, आपके ACC ऑक्सीडेज जो है इसको इनिबिट करके रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ACC सिंथेस जो है इसका अगर अपन इनिबिटर की बात करते हैं तो इनिबिटर सिंथेसिस है आपका कोबाल्ट, AVG एंड AOA। तो अमीनो इथॉक्सी विनिल ग्लाइसिन एंड अमीनो ऑक्सी एसिटिक एसिड जो है ये इसके इनिबिटर की तरह काम करते हैं। तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कंडीशन जो है ये या ऑक्सीजन जो है ये प्रमोट करता है इथिलीन बायोसिंथेसिस को, ठीक है। उसके बाद में इनिबिटर्स ऑफ इथाइलिन एक्शन, तो जैसे सिंथेसिस के तो इनिबिटर लिखे हैं बट इथाइलिन एक्शन का मतलब क्या है, तो अगर इथाइलिन रिसेप्टर के साथ में अगर बाइंड होता है तो रिसेप्टर के साथ में बाइंड होने के बाद में आपके सिग्नलिंग को अगर कोई आपका कंपाउंड इनिबिट कर रहा है तो अपन बोलेंगे इथिलीन एक्शन को वो इनिबिट कर रहा है। तो इथिलीन जो है इसके एंटेगोनाइज्ड की बात अगर अपन करते हैं, इनिबिटर्स की अगर बात करते हैं, तो सिल्वर आयन जो है जिसको आप सिल्वर नाइट्रेट के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो या सिल्वर थायोसल्फाइड के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, ये मोस्ट पोटेंट इनिबिटर होते हैं इथाइलिन एक्शन के, ठीक है, जो आपके इथिलीन के साथ में क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं फॉर द बाइंडिंग एट द रिसेप्टर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अगर बहुत ज़्यादा है तो भी ये आपकी इथिलीन के एक्शन को इनिबिट कर सकता है। उसके बाद में ट्रांस साइक्लोटीन, ये आपका स्ट्रॉन्गर कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है इथिलीन बाइंडिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ट्रांस साइक्लोटीन जो है ये आपका इनिबिटर होता है, बट आपका जो आइसोमर है सिस फॉर्म ये इनिबिटर की तरह काम नहीं करता, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में 1 मिथिल साइक्लोप्रोपेन जो है ये आपका रिसेप्टर के साथ में बाइंड होता है, और रिसेप्टर के साथ में बाइंड होने के बाद में ये भी आपके इथिलीन सिग्नलिंग को इनिबिट करता है। इफेक्ट ऑफ इथिलीन, तो फर्स्ट इथिलीन जो है ये आपके राइपनिंग को प्रमोट करता है, और राइपनिंग जो है ये आपका तब होता है जब इथिलीन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये आपके टिश्यू में बढ़ना स्टार्ट होता है। तो ऑल फ्रूट दैट राइपन इन रिस्पॉन्स टू द इथिलीन एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स respiratory rise before the ripening phase called as climacteric।
मतलब आपका जो इथिलीन जो है ये अगर आपका राइपनिंग कंडीशन में बढ़ना स्टार्ट होता है तो जो भी आपके फ्रूट है इसमें पर्टिकुलर कंडीशन डेवलप होता है जिसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी राइज, ठीक है। और इसको बोला जाता है क्लाइमेट्रिक, मतलब जो इथिलीन के ऊपर डिपेंड करता है जिस फ्रूट का राइपनिंग, उसको अपन बोलते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो जैसे ही आपका रेस्पिरेटरी राइज होता है वैसे आपका राइपनिंग स्टार्ट हो जाएगा, राइपनिंग फेज आ जाएगा, बराबर। जितने भी फ्रूट्स आपके क्लाइमेट्रिक होते हैं ये इनका इथिलीन प्रोडक्शन बिफोर रेस्पिरेटरी राइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में सिट्रस फ्रूट की अगर अपन बात करते हैं या ग्रेप्स जो है इसकी अगर अपन बात करते हैं तो ये इनमें आपको रेस्पिरेटरी राइज देखने को नहीं मिलता, इथिलीन प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, और इनका जो राइपनिंग है ये इथिलीन इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको बोला था नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट एंड नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट में डिफरेंस क्या है? इथिलीन डिपेंडेंट है तो क्लाइमेट्रिक, और इथिलीन इंडिपेंडेंट है तो नॉन क्लाइमेट्रिक। और क्लाइमेट्रिक फ्रूट जो है इसमें एग्जांपल आपके पास में एप्पल, एवोकेडो, बनाना, मैंगो, पीच, ठीक है, टोमेटो, तो ये सब एग्जांपल है आपके पास में क्लाइमेट्रिक फ्रूट के। तो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट जो है इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो सिट्रस फ्रूट, चेरी हो गया, ग्रेप्स हो गए, पाइनएप्पल, उसके बाद में स्ट्रॉबेरी, उसके बाद में वाटरमेलन। तो ये सब आपके क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक है, जिसको इथिलीन जो है इसके ऊपर इसका राइपनिंग डिपेंड नहीं करता। टोमेटो आपका अगर क्लाइमेट्रिक फ्रूट है तो यहाँ पे टोमेटो का जब राइपनिंग होता है तो नंबर ऑफ जीन आपके एक्सप्रेस होना स्टार्ट होते हैं इन द राइपनिंग फेज। तो ड्यूरिंग टोमेटो फ्रूट राइपनिंग द फ्रूट soften as the result of cell wall hydrolysis and changes from green to red, ये सबको पता है, ठीक है। इसका सेल वॉल लूज होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में आपका जो कलर है ये ग्रीन टू रेड होता है। जैसे जैसे आपका क्लोरोफिल जो है ये डिग्रेड होता है, तो क्लोरोफिल डिग्रेड होने के बाद में ग्रीन कलर इज कन्वर्टेड इनटू रेड कलर, बट रेड कलर प्रोडक्शन के लिए आपको यहाँ पे कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइकोपीन जो है इसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो कैरोटीनॉइड का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होने के कारण जो भी शुगर रिलीज होते हैं उससे आपका अरोमा एंड फ्लेवर डेवलप होता है। तो अगर आप mRNA का एनालिसिस अगर देखोगे आपके टोमेटो में ड्यूरिंग दी राइपनिंग, तो यहाँ पे जो तो यहाँ पे ये अपने दो तरीके के टोमेटो के प्लांट लिए हैं। तो एनालिसिस ऑफ mRNA फ्रॉम टोमेटो फ्रूट फ्रॉम वाइल्ड टाइप एंड ट्रांसजेनिक टोमेटो प्लांट genetically engineered to lack ethylene has revealed that the gene expression during ripening is regulated by at least two independent pathway, ठीक है। तो इथिलीन डिपेंडेंट पाथवे जो है इसमें आपके लाइकोपिन जीन जो है इसका प्रोडक्शन होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए, रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए, एसीसी का सिंथेसिस करने के लिए और अरोमा बायोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो इथिलीन के ऊपर क्या कौन से जीन डिपेंड करते हैं? लाइकोपिन का, अरोमा बायोसिंथेसिस जीन, रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक जीन एंड एसीसी सिंथेसिस। A developmental ethylene independent pathway include gene encoding ACC oxidase and chlorophyllase. Thus, not all of these processes associated with the ripening in tomato are ethylene dependent. इसका मतलब क्या? तो आपका जो अपन ने mRNA एनालिसिस देखा है दो प्लांट का, वाइल्ड टाइप एंड ट्रांसजेनिक टोमेटो प्लांट का, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है राइपनिंग के ऊपर कि आपके पास में क्लाइमेट्रिक फ्रूट जो टोमेटो है इसके कौन से जो राइपनिंग रिलेटेड जीन हैं ये आपके इथिलीन डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अलग अलग जीन जो है इसका एक्सप्रेशन देखा है, एक वाइल्ड टाइप प्लांट में और दूसरा देखा है ट्रांसजेनिक टोमेटो प्लांट में।
अगर ट्रांसजेनिक टोमेटो प्लांट जो है ये अगर इथाइलिन का प्रोडक्शन नहीं कर रहा तो उसमें कौन से जीन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसमें एसएसी ऑक्सीडेज हो रहा है और क्लोरोफाइलेज हो रहा है, बराबर। बट आपका जो लाइकोपीन है, अरोमा बायोसिंथेसिस जीन है, रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म है, या फिर एसीसी सिंथेसिस का जो जीन है, ये आपके इथिलीन इंडिपेंडेंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहे, मतलब ट्रांसजेनिक टोमेटो उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उसका एमआरएनए आपको नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब वो उसका एक्सप्रेशन इथाइलिन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में लीफ एफिनेसिटी जो है ये इथाइलिन इंड्यूस करता है, तो लीफ एफिनेसिटी का मतलब होता है डाउनवर्ड कर्वेचर ऑफ लीफ। तो ये आपका लीफ है, ठीक है, ये आपका पेटियोल रीजन है, तो ये आपका पेटियल रीजन, ये आपका अडाक्सियल साइड मतलब अपर साइड, और ये आपका अबैक्सियल साइड मतलब लोअर साइड, ठीक है। अगर अपर साइड में अगर आपका ग्रोथ अगर ज़्यादा होता है, सेल मास बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है, तो उस केस में जो लीफ है आपका, ये लीफ इस तरीके का कर्वेचर शो करेगा, बराबर। तो इस तरीके का अगर कर्वेचर शो करता है तो इसको बोला जाता है लीफ एफिनेसिटी, ठीक है। तो डाउनवर्ड कर्वेचर ऑफ लीव्स बिकॉज ऑफ ओवर ग्रोथ एट दी अपर साइड, अडेक्सियल साइड, और ये इथाइलिन के कारण होता है। दूसरा यहाँ पे आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है लैटरल सेल एक्सपांशन, तो लैटरल सेल को ये एक्सपांड करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ट्रिपल रिस्पॉन्स। तो ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या है इथाइलिन का, तो इन अरबिडोप्सिस प्लांट ट्रिपल रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ इनिबिशन एंड स्वेलिंग ऑफ द हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल जो है इसका स्वेलिंग होगा, इसका इलोंगेशन नहीं होगा। उसके बाद में रूट इलोंगेट नहीं होते, और अपाइकल हुक आपका फॉर्म होता है। तो ये आपका जो अपाइकल रीजन रहेगा, ये अपाइकल रीजन आपका लिप की तरह यहाँ पे इसका डाउनवर्ड कर्वेचर आपको दिखता है, जिसको बुलाते हैं हुक फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपका होता है बिकॉज ऑफ इथाइलिन प्रोडक्शन। उसके बाद में रूट इलोंगेशन इनिबिट किया जाता है, तो रूट ज़्यादा इलोंगेट नहीं होते, और हाइपोकोटाइल जो है इसका स्वेलिंग होता है। तो हाइपोकोटाइल जो रहेगा ये इलोंगेट नहीं होगा, इसका स्वेलिंग होगा, ठीक है। उसके बाद में इसको आप ऐसे बोल सकते हैं इसका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है, वर्टिकल ग्रोथ नहीं होता। उसके बाद में इथाइलिन जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग ऑफ सीड एंड बड डॉर्मेंसी, ठीक है। उसके बाद में इथाइलिन जो है ये प्रमोट करता है आपके ग्रोथ ऑफ सबमर्ज एक्वेटिक स्पीशीज को। उसके बाद में इथाइलिन इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड रूट हेयर्स। तो आपको जो कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो जो मैंने राइट किया है इसको आपको पक्का याद रखना है। इथाइलिन इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड रूट हेयर्स, तो ये रूट हेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सीड एंड बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। उसके बाद में ये ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है, जिसमें रूट इलोंगेशन को इनिबिट किया जाता है, हाइपोकोटाइल का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है, और अपाइकल हुक फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में लीफ एफिनेसिटी मतलब डाउनवर्ड कर्वेचर ऑफ लीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो इथाइलिन जो है इट ऑल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग इन दी पाइनएप्पल फैमिली। उसके बाद में इथाइलिन जो है ये आपके लीफ सेनेसेंस को बढ़ाता है। तो लीफ सेनेसेंस जो है इसके रेट को ये इंक्रीज कर रहा है। तो सेनेसेंस का मतलब क्या, तो सेनेसेंस इज जेनेटिकली प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस दैट अफेक्ट दी ऑल टिश्यू ऑफ प्लांट। इथाइलिन एंड साइटोकाइनिन जो है ये आपके लीफ सेनेसेंस को कंट्रोल करते हैं। साइटोकाइनिन डिले करता है, इथाइलिन आपका इंड्यूस करता है। अगर आप एक्सोजिनस एप्लीकेशन करोगे इथाइलिन का या फिर एसीसी का जो आपका प्रिकर्सर होता है इथाइलिन सिंथेसिस का, तो यहाँ पे लीफ सेनेसेंस आपका बढ़ जाता है। बट अगर साइटोकाइनिन का अगर आप स्प्रे करोगे तो ये लीफ सेनेसेंस को डिले करता है। इसलिए अपन बोलते हैं इथाइलिन प्रमोट कर रहा है, तो आपका जो साइटोकाइनिन है ये सेनेसेंस को डिले कर रहा है, इनिबिट कर रहा है, ठीक है।
तो इथाइलिन प्रोडक्शन इज एसोसिएटेड विद क्लोरोफिल लॉस एंड कलर फेडिंग। उसके बाद में आपका जो क्लोरोफिल अगर डिग्रेड होता है या फिर अपन बोलते हैं लीफ जो है ये आपका ग्रीन टू येलो कलर का होता है, तो उस केस में अपन बोलते हैं कि लीफ का सेनेसेंस हो रहा है ना। तो इथाइलिन प्रोडक्शन जब होता है तब ग्रीन टू येलो की तरफ कलर जाता है, और जब साइटोकाइनिन अपन मेंटेन करते हैं तब आपका येलो टू ग्रीन, मतलब आपका ग्रीन कलर क्या होता है, मेंटेन होता है। ठीक है। उसके बाद में अगर आप इनिबिटर्स अगर स्प्रे करते हो, फॉर एग्जांपल आपके जो इनिबिटर्स पढ़े अपन ने ACC सिंथेज के, AVG कोबाल्ट हो गया या सिल्वर या CO2 हो गया, जो इथिलीन एक्शन को इनिबिट करते हैं, तो ये सेनेसेंस को क्या करते हैं, इनिबिट करके रखते हैं। उसके बाद में एब्सिसिक एसिड जो है इट ऑल्सो कंट्रोल द लीफ सेनेसेंस। ठीक है। उसके बाद में शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्रूट, फ्लावर्स एंड अदर प्लांट ऑर्गन्स इज टर्म एब्सेशन। और एब्सेशन जो है ये होने के लिए आपको एब्सेशन जोन में एब्सेशन लेयर फॉर्म करना चाहिए। ठीक है। तो ये अपने एब्सेशन जोन और लेयर के बारे में कल पढ़ा था। सेनेसेंस जो है या एब्सेशन जो है आपका, इसको 3 फेजेस में पढ़ा जाता है। पहला फेज होता है लीफ मेंटेनेंस फेज, जहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीजन जब तक ब्लड रीजन से प्रोड्यूस किया जाता है तब तक हमारा जो पेटियोल रीजन है ये आप सेनेसेंस फेज में नहीं जाता, एब्सेशन जोन फॉर्म नहीं करता। ठीक है। उसके बाद में ये आपका एब्सेशन जोन जो है ये आपका नॉन सेंसिटिव स्टेट में होता है, बट शेडिंग इंडक्शन फेज जब आता है तब आपका ऑक्सीजन ग्रेडियंट कम हो जाता है और लीफ जो है इसमें एब्सेशन जोन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, जो इथाइलिन सेंसिटिव बन जाता है। इथाइलिन सेंसिटिव जोन बनने के बाद में अपन एब्सेशन जोन फॉर्म हो गया, और एब्सेशन जोन अगर फॉर्म होता है तो जो भी सेल है उसके अंदर में सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है, और लो कॉन्सेंट्रेशन में भी ये क्या करते हैं, आपके सेलुलोज एंजाइम को सीक्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइलिन में भी ये सेलुलोज एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, एंड फाइनली सेल वॉल आपका डिग्रेड होगा, और सेल वॉल अगर डिग्रेड होता है तो फाइनली शेडिंग होगी। तो इन दिस आपके पास में एब्सेशन के 3 फेजेस होते हैं, लीफ मेंटेनेंस फेज, शेडिंग इंडक्शन एंड शेडिंग फेज। इथाइलिन रिसेप्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेशन यहाँ पे अलग अलग आपके पास में रिसेप्टर्स है। तो सब फैमिली 1 और सब फैमिली 2 ऐसे आपके पास में 2 अलग अलग क्या है रिसेप्टर की फैमिलीज है। इथाइलिन ट्रिपल रिस्पॉन्स, इथाइलिन ट्रिपल रिस्पॉन्स जो है इसके पास में इथाइलिन ट्रिपल रिस्पॉन्स 1, ये जो रिसेप्टर है आपका ETR1, तो ETR1 जो है ये इसके पास 2 अलग अलग डोमेन होते हैं। जैसे हमने पढ़ा प्लांट जो सिग्नलिंग, इसमें 2 कंपाउंड सिस्टम होती है, तो इसके पास 2 डोमेन्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं सिग्नलिंग के लिए। एक अमीनो टर्मिनल डोमेन होता है, तो अमीनो टर्मिनल मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन जो है ये इथाइलिन बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में आपके पास में जो दूसरा मिडल डोमेन होता है ये आपका हिस्टिडीन काइनेज वाला होता है, और इसके पास में हिस्टिडीन काइनेज की एक्टिविटी होती है। तो इथाइलिन बाइंडिंग डोमेन, दूसरा मिडल डोमेन दैट इज हिस्टिडीन काइनेज डोमेन। ठीक है। तो इन दिस 2 डोमेन आपके पास में 2 डोमेन जो है ये आपके पास में एटलीस्ट होने चाहिए, तो आपका इथाइलिन का सिग्नलिंग पॉसिबल है। इसके अलावा इसके बाद में गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर एंड रिसीवर डोमेन होता है जो सिग्नलिंग को रेगुलेट करता है। तो रिलेटेड इथिलीन रिलेटेड सीक्वेंस 1, उसके बाद में इथिलीन इनसेंसिटिव 4, ETR2, ERS2, ये आपके अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स है जिसके पास में अलग अलग जगह पे म्यूटेशंस हुए हैं। तो इथाइलिन बाइंडिंग जो है ये डोमेन तो पक्का है। उसके बाद में हिस्टिडीन काइनेज डोमेन रहेगा। तो ये आपका जो इथाइलिन सिग्नलिंग है, ये इथाइलिन सिग्नलिंग में फर्स्ट की इथाइलिन अगर आपका रिसेप्टर के साथ में बाइंड होता है तो रिसेप्टर आपका लॉक हो गया। रिसेप्टर अगर लॉक होता है तो आपको इथाइलिन रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, बराबर। हमारा
सिग्नलिंग जो है इसमें हम हमेशा पढ़ते हैं कि जब तक सिग्नल बाइंड नहीं होता तब तक रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होता। यहाँ पे उल्टा है, रिसेप्टर जो है ये पहले से ही एक्टिवेट होता है, जो इथाइलिन रिस्पॉन्स को इनिबिट करके रखता है। जैसे ही इथाइलिन बाइंड हो गया तो जो आपका रिसेप्टर ये सिग्नल करना बंद कर देता है, और सिग्नलिंग करना अगर ये बंद कर रहा है तो आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे कि इथाइलिन अगर है तो रिस्पॉन्स तो पक्का मिलेगा, बट सिग्नलिंग कैसे हो रही है कि रिसेप्टर जो है, ये रिसेप्टर आपकी इथाइलिन रिस्पॉन्स को इनिबिट करके रखता था। जैसे इथाइलिन बाइंड हो गया रिसेप्टर के साथ में तो ये रिसेप्टर इनएक्टिवेट हो गया और आपका इथाइलिन रिस्पॉन्स दिखना स्टार्ट हो गया। तो इसको समझने के लिए अपन पहले ये रिस्पॉन्स सिग्नलिंग जो है, ये सिग्नलिंग देख लेते। ये आपका इथाइलिन अगर आपका रिसेप्टर के साथ में बाइंड होता है तो देखो यहाँ पे इनिबिट का साइन बताया है, तो ये आपका बाइंड हो जाएगा रिसेप्टर के साथ, और रिसेप्टर के साथ में अगर ये बाइंडिंग करता है तो इसकी हिस्टीडीन काइनेज एक्टिविटी जो है ये ऑफ हो जाएगी, मतलब रिसेप्टर आपका इनिबिट हो जाएगा। रिसेप्टर अगर इनिबिट होता है तो ये आपका सिग्नल नहीं कर सकता। अब इन अब्सेंस ऑफ इथाइलिन अगर अपन देखते हैं तो इन अब्सेंस ऑफ इथाइलिन क्या हो रहा है, इन अब्सेंस ऑफ इथाइलिन आपका जो रिसेप्टर है ये एक्टिवेट है। तो हाँ, तो चलो यहाँ पे अभी आपके पास में क्या नहीं है, आपके पास में इथाइलिन नहीं है। अगर आपके पास में इथाइलिन नहीं है तो देखो क्या हो रहा है, हिस्टीडीन काइनेज एक्टिविटी ऑन हो रही है। हिस्टीडीन काइनेज एक्टिविटी ऑन होने के बाद में फॉस्फेट ट्रांसफ़र होगा रिसीवर डोमेन के पास, रिसीवर डोमेन करेगा आपका दूसरे प्रोटीन को जो आपका रिस्पॉन्स रेगुलेटर है, दैट इज CTR1। तो कंस्टिट्यूटिव ट्रिपल रिस्पॉन्स 1 CTR1 जो है ये आपका एक्टिवेट होगा, और ये एक्टिवेट होता है तो ये क्या करेगा, इन 2 को इनिबिट करके रखेगा। इन 2 को इनिबिट क्यों कर रहा है, क्योंकि इन 2 जो है ये आपका एक्टिवेट करता है EIN3 को, इथिलीन इनसेंसिटिव 3 को, और इथिलीन इनसेंसिटिव 3 जो है ये ERF को एक्टिवेट करता है, और EIN3 एंड ERF1 जो है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो पर्टिकुलर जीन का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो ये पर्टिकुलर जीन का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं जो आपका इथाइलिन रिलेटेड होता है, तो इथिलीन रिस्पॉन्स आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो IN3 एंड ERF1 जो है ये अगर एक्टिवेट होते हैं तो रिस्पॉन्स दिखेगा, इसलिए इन अब्सेंस ऑफ इथाइलिन हमें इसको इनिबिट करके रखना है। तो इनिबिट कैसे करेंगे, तो इसको एक्टिवेट कौन कर रहा था, तो IN2 एक्टिवेट कर रहा था, तो IN2 को आप इनिबिट कर दो, तो आपका जो CTR1 है ये क्या करेगा, IN2 को इनिबिट करके रख देगा। तो इन अब्सेंस ऑफ इथाइलिन रिसेप्टर एक्टिवेट तो CTR1 एक्टिवेट एंड CTR1 एक्टिवेट तो इट इनिबिट द IN2, तो फाइनली आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट नहीं होगा। बट अगर फॉर एग्जांपल C2H4 इथाइलिन जो है ये आपका प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, इन अब्सेंस ऑफ इथाइलिन रिसेप्टर एक्टिवेट होता था, इन प्रेजेंट ऑफ इथाइलिन ये इनिबिट हो जाएगा। अब ये इनिबिट तो CTR1 जो है ये आपका एक्टिवेट नहीं हो सकता, तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, इसका मतलब इसेगी तो इट ही नहीं रहेगी, तो IN2 एक्टिवेट हो जाएगा, अभी इसका इनिबिशन हट जाएगा। तो IN2 एक्टिवेट तो फाइनली आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी एक्टिवेट हो जाएगा और आपको इथाइलिन रिस्पॉन्स जीन जो है इसका एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। तो इन दिस वे ये हो गया आपका सिग्नलिंग किसका, इथाइलिन का। तो यहाँ पे भी वही बताया है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास में इथाइलिन है तो रिस्पॉन्स दिखेगा, बट ये रिसेप्टर को लॉक कर देगा, इनिबिट कर देगा। ठीक है, तो ये पहला क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, बी डायग्राम में क्या दिया है कि इथाइलिन आपके पास में एक भी नहीं है, इथाइलिन नहीं है मतलब रिसेप्टर अनलॉक है, रिसेप्टर एक्टिवेट है, तो ये क्या करेगा, इथाइलिन रिस्पॉन्स पाथवे को इनिबिट करके रखेगा, बराबर। उसके बाद में थर्ड डायग्राम में क्या है, इथाइलिन है मतलब रिसेप्टर लॉक मतलब आपका रिस्पॉन्स दिखेगा, बट IN4 जो है जिसमें म्यूटेशन हो चुका है एट द साइट ऑफ इथाइलिन बाइंडिंग। तो इथाइलिन बाइंडिंग साइट पे म्यूटेशन हुआ है मतलब इथाइलिन इंटरैक्ट नहीं करेगा, और इथाइलिन इंटरैक्ट नहीं करेगा मतलब ये एक रिसेप्टर एक्टिवेट रहा है,
ये एक रिसेप्टर अनलॉक है और ये लॉक हो नहीं रहा, इसका मतलब क्या? तो इसकी जो चाबी है, चाबी ख़राब हो गई, या जहाँ पे चाबी आपका लगता था वो साइड ख़राब हो गया। बाकी जो 4 लॉक हैं ये आपके बराबर हैं, काम कर रहे हैं, तो चाबी बराबर लग रही है। बट ये जो 5th लॉक है आपका, इसका जहाँ पे की बाइंडिंग साइड है ये आपका ख़राब हो गया, और वो ख़राब हो गया तो लॉक अभी काम नहीं करेगा। मतलब लॉक को चाबी कंट्रोल नहीं कर सकती, रिसेप्टर को इथाइलिन कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ये हमेशा क्या करते रहेगा, आपकी इथाइलिन रिस्पॉन्स को इनहिबिट करते रहेगा। तो फाइनली रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। डी देखते हैं अपन। डी में क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे डी में रिसेप्टर का जो साइटोसोलिक डोमेन था ये डिस्टर्ब हो गया है। मतलब साइटोसोलिक डोमेन डिस्टर्ब हो गया है, इसका मतलब जो इसकी हिस्टीडीन काइनेज एक्टिविटी वो लॉस हो गई। मतलब विदाउट इथाइलिन ये एक्टिवेट नहीं रह सकता अभी। तो इन प्रेजेंस हो या इन अब्सेंस हो, दोनों भी कंडीशन में ये आपका सिग्नलिंग नहीं कर सकता, तो आपको इथाइलिन रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पाँचों के पाँचों जो रिसेप्टर्स है ये आपकी इथाइलिन रिस्पॉन्स को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, और ये आपको 4 मार्क के लिए याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है ये